नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। कोरोना की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश की अगर बात करें तो 372 से ज्यादा केस अब तक पॉजिटिव मिले हैं और 240 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, यानी कि जो एक्टिव केस हैं उनकी संख्या बहुत कम है। अब 18 जिले ऐसे हैं जो ऑरेंज जोन में है और महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी की बात करें तो ये दोनों ग्रीन जोन में है, क्योंकि यहां अभी तक एक भी मामला सामने नहीं आया। और फरीदाबाद और सोनीपत रेड जोन जो है घोषित किए गए हैं। अब लॉकडाउन का तीसरा पार्ट शुरू होगा, जिसके तहत कुछ बदलाव किए जाएंगे। अब लॉकडाउन दो पार्ट जो है वो बीत चुके हैं और आज हम बातचीत करने करेंगे। हमारे साथ हैं महेंद्रगढ़ से कांग्रेस के विधायक रावदान सिंह। रावदान सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ पर। धन्यवाद, नमस्कार। सर, दो पार्ट लॉकडाउन के रहे हैं। इन दो पार्ट्स में किस तरीके से आप देखते हैं? क्या कुछ दिक्कतें आपके शहर के लोगों को, आपके एरिया के लोगों को आई होंगी और क्या कुछ दिनचर्या आपकी रही है? देखिए, ऐसा है कि ये एक ऐसी वैश्विक बीमारी कोरोना वायरस के नाम से आई, जो मैं जी, समझता हूँ कि आज़ादी के इतिहास के बाद किसी भी आदमी ने ऐसा नहीं देखा होगा कि पूरा विश्व इस बात से ग्रस्त हो। जी, इसके अंदर जैसे ही लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ, हुँ, लोग इस बात के लिए शुरू में तैयार नहीं थे। जी, लेकिन जैसे-जैसे इस बात की गंभीरता को उन्होंने सोचा, समझा, तो वो हुँ, धीरे-धीरे करके उसी हिसाब से, जिस हिसाब से सरकारी इंस्ट्रक्शन, सूचनाएँ आती थी, उस पर काम जी, करते थे। हम लोग सौभाग्यशाली रहे कि भगवान की कृपा से महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी आज भी ग्रीन ज़ोन में हैं और हुँ, मैं ऐसी अपेक्षा और आशा करता हूँ प्रभु से कि आने वाले समय में न केवल हम दोनों जिले बल्कि प्रदेश और देश भी हमारे ग्रीन ज़ोन में रहे और विश्व के अंदर भी इस तरह की शांति आए, इस तरह का उपचार उन लोगों को मिले कि जो ह्यूमैनिटी का, जो मानवता का एक इतिहास है, वो लंबा होकर के चले। मैं हुँ, समझता हूँ बहुत सारी समस्याएँ उस समय आई, क्योंकि हमारा प्रदेश और ख़ास तौर पे हमारा जिला कृषि जी, प्रधान, फसल हुँ, का समय था। लोगों बिल्कुल, को वहाँ पर मज़दूरों की ज़रूरत थी, तो हुँ, मज़दूर नहीं मिल पाए। मशीनों की ज़रूरत थी, तो उस समय मशीनें नहीं मिल पाई। लेकिन जी, सारी परेशानियों को देखने के बावजूद भी लोगों हुँ, ने बड़ी भारी चिंता के साथ भी इस बात को समझते हुए, गरिमा को जानते हुए कि वाक़ई हुँ, में एक ऐसी महामारी है कि अगर इसको थोड़ी-सी लापरवाही भी की, तो उसका जी, परिणाम हमें बहुत लंबा भुगतना पड़ेगा। और वो बिल्कुल, हम पिछले 2 बार के लॉकडाउन के दौरान इस तरह से एहतियात बरते कि गाँव-गाँव में ठीकरी पहरा लगाया, हुँ, प्रशासन उन्होंने साथ दिया। जो हुँ, लोग गरीब थे, जो मज़दूर हुँ, थे, जो अपनी जी, 2 की रोटी नहीं कमा सकते थे, उन लोगों के लिए बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाओं ने, बहुत सारे राजनीतिक लोगों ने पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके उसमें काम किया, जिसमें हुँ, हम भी धन्यवाद करते हैं, विशेष तौर पे हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का। और उससे भी ऊपर करते हैं हमारे मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं उनका, पैरामेडिक्स का, और बिल्कुल, विशेष पर पुलिस के जो भाई हमारे जो 24 घंटे अपनी ड्यूटी पर रहे, जिन्होंने हुँ, अपने जीवन को एक तरह से मानवता के नाम पर लगा करके हम लोगों की रक्षा करने का काम किया, हमें एक ऐसी महामारी से बचाने का प्रयास किया, उसके लिए जितना कहें उतना कम है। इन सब बिल्कुल, बातों पुलिस का और डॉक्टर्स का बहुत सहयोग जो है वो मिला है मेडिकल स्टाफ का। अगर बाकी हरियाणा की बात करें तो कहीं न कहीं मामले मिले हैं, तो जो प्रशासन की तरफ से सख्ती थी वो ज़्यादा बरती गई थी। रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ की अगर बात करें तो ये ग्रीन ज़ोन में है, अब तक कोई मामला नहीं आया। तो किस तरीके की सख्ती वहाँ पर देखने को मिली थी प्रशासन की? क्योंकि वहाँ अलग है, तो जानना चाहेंगे। देखिए, हम ना महेंद्रगढ़ में रहते हुए 3 जिलों से जो राजस्थान से जुड़े हुए हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। एक बिल्कुल, तरफ झुंझुनू लगता है, एक तरफ जयपुर कोटपुतली का एरिया लगता है, दूसरी तरफ अलवर का एरिया लगता है, और तीनों जगह पे पॉजिटिव केसेज़ आए। और हुँ, हमारा आना-जाना भी बहुत ज़्यादा है। हम बिल्कुल, लोगों का ज़्यादा आना हॉस्पिटल्स के अंदर भी और ब्याह-शादी के अंदर भी अगर कहीं ज़्यादा जुड़ाव है, तो जयपुर के अंदर रहा है। लेकिन फिर बिल्कुल, भी लोगों ने इस बात को समझा कि हुँ, आज ये समय है, सारी बातों को छोड़ कर के सबसे पहले अपनी सुरक्षा, अपनों की सुरक्षा, प्रदेश की सुरक्षा और देश के लोगों की सुरक्षा है, तो ही हम आगे चल पाएँगे। बड़ी ज़िम्मेवारी से उन्होंने काम किया और आज भी उसी ज़िम्मेवारी के साथ में काम कर रहे हैं और प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिला कर के काम किया है। सब भाइयों ने जो ज़रूरतमंद थे, उन सब ने जाकर के अपने-अपने स्थान पर जितनी मदद वो कर सकते थे, भूखे की, प्यासे की, गरीब की, मज़दूर की, सबकी मदद की। क्योंकि ये महामारी ना गरीबी को देखती है, ना अमीरी को देखती है। बिल्कुल। एक आपने बात की राजस्थान बॉर्डर की, 3 जिले आपने बताए कि आपके साथ लगते हैं। किसी हुँ। तरीके की डर रहा लोगों में यहाँ पर कि तीनों तरफ अगर देखा जाए तो पॉजिटिव माहौल है, पॉजिटिव जो है मामले आए हैं कोरोना के, तो डर का माहौल था? एक चिंता रही, एक डर हुँ, रहा, और मैं समझता हूँ उस डर ने ही और उस चिंता ने ही ये काम किया।
हर आदमी इस बात से चिंतित रहा कि ये ऐसी बीमारी है जिसका पता नहीं लगता, कौन आदमी कब संक्रमित हो जाता है, इसका 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन के बाद में उसके वो सिम्पटम्स आने शुरू होते हैं। और इसी बात को लोगों ने कन्विंस किया कि न जाने किस हालात में कौन व्यक्ति ग्रस्त हो, हम भी उससे बच के रहें, और यही एक कारण रहा कि सबसे ज्यादा हम उससे बच पाए। सर, आप राजस्थान की बात कर रहे थे, राजस्थान का बॉर्डर आपके साथ लगता है, आना जाना काफी है। दूसरी राजस्थान की अगर बात करें तो वहां से अनाज भी आपके यहाँ पर काफी आता है, जो है गेहूं की बात करें, सरसों की बात करें, तो इसको लेकर किस तरीके के इंतजाम किए गए थे कि वहां से कुछ चीजें ना आए? एक दो शिकायतें आई भी हैं। नहीं, अब की बार में समुचित प्रयास ये रहा कि हम बॉर्डर को लॉक करके रखें, और लॉकडाउन के अंदर एक भी व्हीकल हमने राजस्थान से हरियाणा के अंदर अभी तक नहीं आने दिया है। और यही एक सबसे बड़ी बचत रही है हमारी, क्योंकि वहां से जो लोग आते और किसी तरह से संक्रमित होने का आगे भय रहता, उससे हम बच पाए। आज की तारीख तक हमने सब तकरीबन बाहर के लोगों को रोका है कि वो किसी भी मंडी में कोई अनाज लेके नहीं आ पाए। एक प्रदेश में जो है अनाज की खरीद के लिए काफी दिक्कतों का सामना किसान को करना पड़ा। सरकार अलग तरीके से अब की बार डिजिटल जो है तरीके से खरीद करना चाह रही थी, ऊपर से कोरोना की समस्या आ गई। तो आपके वहां पर किस तरीके का माहौल रहा, कैसी व्यवस्थाएं जो है अनाज मंडी में की गई थी? समस्याएं रही हैं और आज भी हैं। इसमें समस्याएं रही कि किसान से सिक्योरिटी मांगी गई, तो बाद में जब सारे लोगों ने कहा कि सिक्योरिटी किस बात के लिए दें, तो वो मना कर दिया गया, आड़तियों ने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे। तो किसान को भी इस बात से पीड़ा हुई कि जब आड़ती सिक्योरिटी देने के लिए मना कर रहा है, सरकार उसको कह रही है कि तुम सिक्योरिटी दो तो ही तुम्हारे अनाज की खरीद होगी, लेकिन अल्टीमेटली वो सोल्व हो गया प्रॉब्लम। अब जो है ना, सरकार ने जो प्रबंध किए वो एक मंडी में ना रख करके, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत थी, कई मंडियों को जगह दी गई जहां पर लोगों को कहा कि तुम जा करके वहां अपने अनाज की बिक्री करो। उसके अंदर सरकार की तरफ से समुचित प्रबंध नहीं हो पाए, क्योंकि न तो तौरपोलियन था, न ही उनके पास अनाज को लेकर के न बैगेज की जरूरत थी, वो बैगेज उतना कर पाए। और किसान को इसमें परेशानी हुई कि उसको निश्चित तौर पे धूप का और बरसात हुई अकस्मात, उसका बहुत बड़ा खामियाजा किसान को भुगतना पड़ा। व्यवस्था की अगर बात करें अनाज मंडी में, क्योंकि कई जगह से शिकायतें आई कि पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है, कहीं पर जो है सुरक्षा को लेकर जो है वो टेंशन रही। एक ये दिक्कत बड़ी आई कि जितना अनाज किसान मंडी में लेके गया, उतना अनाज जो है वो बिक नहीं पाया, फिर वापस लेके जाना पड़ा या फिर कई दिनों बाद बिका। वहां पर कैसा माहौल रहा? हाँ, ये बात सत्य है कि न तो उनके पानी पीने की व्यवस्थाएं थी, न उनके बैठने की व्यवस्थाएं। और एक उन्होंने ये कह दिया कि आपको टोकन दे दिया जाएगा। टोकन के अंदर भी उन्होंने, जैसे आज 10 गांव के लोगों को कह दिया गया टोकन दिया जाएगा, वहां पर बिक्री सिर्फ 5 गांव की, 6 गांव की हुई। तो उससे जो 4 गांव के लोग अनाज लेकर के आए थे, उनको ये पीड़ा रही कि वापस लेकर के जाएं या सारी रात यहाँ खड़े रहें। ये निश्चित तौर पर समस्या रही और किसान को इस बात की काफी परेशानी उठानी पड़ी। बिल्कुल। एक बड़े लंबे टाइम से लॉकडाउन रहा है, तो पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो है अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। हरियाणा में भी इसका काफी असर पड़ा है, उद्योग धंधे ठप पड़े थे। तो अब सरकार ने कुछ चीजें महंगी कर दी हैं कि इससे जो भी नुकसान हुआ है उसको जो है पूरा किया जाएगा। जो चीजों को महंगा करने का फैसला लिया गया है, किराए की बात करें, पेट्रोल, डीजल, शराब पे सेस लगा दिया गया है। इसको किस तरीके से देखते हैं आप, हरियाणा सरकार के फैसले को? देखिए, मैं समझता हूँ सच्चाई की बात ये है कि जो लॉकडाउन हुआ इससे मंदी का आलम आएगा, और इस मंदी के हर आदमी को, सबसे ज्यादा गरीब आदमी को, मजदूर आदमी को, जो डेली अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए अपनी दिहाड़ी कमाता था और फिर उससे अपना पेट भरता था, वो आज एक मंदी और गरीबी के परेशानी से जूझ रहा है। ऐसे के अंदर सरकार से अपेक्षाएं ये रखी जाती हैं कि सरकार बहुत बड़ी ताकत में उनकी मदद करेगी, ताकि उनको इस मंदी की मार का न झेलना पड़े, और वो अपनी हिम्मत और हौसले से आगे जा करके और ज्यादा सकारात्मक भूमिका निभा करके इस राष्ट्र के निर्माण के अंदर काम करे। उस पर आपने किसान और मजदूर, बस में आपने किराया बढ़ा दिया तो बस में गरीब आदमी चलेगा, उसको का वजन आएगा। किसान अपनी खेती करता है, आपने डीजल के अंदर, पेट्रोल में पैसा बढ़ा दिया तो उसके ऊपर उसका वजन होगा। तो ऐसे में सरकार को राहत देने की बजाय इस तरह के जो इश्यूज लिए हैं, मैं समझता हूँ उस पर पुनः विचार करना चाहिए, और किसान को और मजदूर को और खासतौर पर गरीब को इस मार से बचाना चाहिए, तभी जाकर के हम आगे चल पाएंगे। आने वाले दिन बड़े कठिन हैं। मैं समझ सकता हूँ कि आर्थिक दृष्टि से पूरे विश्व के अंदर एक तरह से एक मंदी आएगी। हम उस मंदी में कितने सजग होकर के उभर पाते हैं,
ये हमारी निपुणता और सफलता का एक सबसे बड़ा जो है कारण रहेगा कि हम कैसे आगे जाके सफल होकर के ना इस देश को और प्रदेश को आगे लेके जाएं। एक सरकार की तरफ से ये दलील दी जा रही है कि हमारी आमदनी इतने लंबे वक्त से हुई नहीं है, तो लोग भी घरों में हैं, लोग भी घरों में, लॉकडाउन है तो बाहर नहीं निकले, उनकी भी आमदनी नहीं हुई है। मार्केट कमेटी की जो है फीस बढ़ाने की बात जो है वो की गई है। तो कहीं न कहीं ये आम आदमी पर आपको लगता है कि ज़्यादा मार पड़ेगी? ज्यादा मार पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जब आमदनी नहीं होगी तो आदमी खरीद क्या करेगा। अब जैसे हुँ, मारुति सबसे बड़ा उद्योग है हिंदुस्तान का जो ऑटोमोबाइल के अंदर, पिछले अप्रैल के बिल्कुल। महीने एक भी गाड़ी नहीं बिकी है। तो वहां पर जो हुँ, कार्य करने वाले लोग थे उनके साथ में कितनी हजारों एंसिलरी इंडस्ट्रीज थी, और वो हजारों लोग जहाँ रहते थे उनके किराए का काम चलता था, हजारों लोग जहाँ रहते थे वहां पर उसका ग्रोसरी का और दूसरी चीजों का काम चलता था, वो सब के सब जीरो हो गए, शून्य पे चले गए। तो आने वाला समय हुँ, कितना कठिन होगा इस बात से अंदाजा हुँ, लगाया जा सकता है। तो ऐसे में सरकार को ऐसे काम लेने चाहिए जिससे कि इन समस्याओं से जूझ करके उससे उभरने का काम हो। इनमें ऊपर वजन रख देंगे तो और वजन से डूब जाएंगे। तो मेरा तो यही हुँ, एक सुझाव है सरकार को कि वो गरीब को और मजदूर को विशेष तौर पर देखे, और उनके किस तरह से इस मंदी के मार को झेलने के लिए ताकत दी जा सकती है वो ताकत दे, और अननेसेसरी के टैक्सेस की जो मार या टैक्सेस के अंदर जो महंगाई की मार है वो हम पर ना पड़े, ये बात विशेष तौर पर ध्यान करनी चाहिए। और जो लॉकडाउन हुआ, मैं समझता हूँ अभी आलोक प्रेसिडेंट कह दिया कि आपने यूं मान लो कि मेरे जिले के अंदर ही ग्रीन जोन है और उन्होंने ग्रीन जोन के अंदर खोल दिया, तो उसको एकदम हुँ, बेफिक्री से ना खोला जाए, उसमें हुँ, रिस्ट्रिक्शन अभी भी रखी जाए कि हो सकता है कि पड़ोस में हमारे जो इफेक्टेड जिले हैं वहां से कोई भी आदमी अंदर घुस जाएगा, और वो यहाँ के जो आज तक जो हमने ग्रीन जोन में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, कल उसमें एक मुसीबत के अंदर हम सामने आ जाएं। तो सरकार को हुँ। चाहिए कि जो भी ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन के लोग हैं उनको भी उसी तरह की हिदायतें दें कि आपकी सक्रियता और आपकी चेतना और चिंता उतनी ही रहनी चाहिए जितने की आपने पिछले 35 दिन में रखी। हुँ। एक मैं अभी बयान सुन रहा था केंद्रीय मंत्री का, उनका कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब शुरुआत में जनवरी में पहला केस डिटेक्ट हुआ था, उसी वक़्त से ये कहना शुरू कर दिया था कि इसको लेकर तैयारी शुरू कर दो, ये बड़ी समस्या बन सकती है। ऊपर से लॉकडाउन जो किया गया वो मार्च में किया गया, वो भी 24 मार्च को, 22 मार्च को जनता कर्फ्यू किया गया। तो जनवरी से मार्च तो बड़ा लंबा टाइम हो गया। आपको लगता है कि ये लॉकडाउन करने में देरी कर दी, अगर पहले कर दिया जाता तो इतना लंबा लॉकडाउन करने की ज़रूरत शायद ना पड़ती? बिल्कुल सत्य है आपकी बात। ये जो बीमारी हमारे यहाँ पर आए, जो यहाँ पर जो वायरस आया है, वो हमारे यहाँ का हुँ, नहीं है। वो बाहर से हुँ, इम्पोर्ट होकर के आया, और वो उन लोगों से हुँ, आया जो एयर ट्रैवल करके विदेशों में गए थे। आदरणीय हुँ, राहुल जी ने ये बात 12 फरवरी को लोकसभा के दौरान कही थी कि एक हुँ, भयंकर बीमारी वायरस की वजह से हो चुकी है। हिंदुस्तान को समय रहते हुए उस पर सजग होकर काम करना चाहिए। उस समय उस बात को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया गया, और सरकार दूसरे कामों में व्यस्त रही, और उसी का परिणाम हुँ, आज है। अगर हो सकता है उस टाइम पे हम ये लॉकडाउन कर देते तो मैं समझता हूँ जो बाहर से आए हुए लोग थे उनको क्वारंटाइन कर देते और ये स्प्रेड होने का शायद आज तक मौका ही नहीं मिलता। लेकिन जो घटना हुँ, घट चुकी है उसको तो सिर्फ सामने फेस करने की जरूरत है। मैं समझता हूँ आज भी जो कुछ हुआ है उसको हम फेस करें, और समय रहते हुए उस पर चिंता करके उन सब बातों के उपाय के तौर पे काम करें। ये बीमारी और ये वायरस चलता रहेगा जब तक कि हुँ, वायरस के इलाज के लिए कोई आपका वैक्सीन तैयार होकर के नहीं आ जाता, तब तक इसका हुँ। समुचित इलाज मैं समझता हूँ नहीं मिल पाएगा। अच्छा, कुछ विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि जो लॉकडाउन किया जा रहा है, खाली लॉकडाउन करने से जो है इस बीमारी से छुटकारा नहीं मिलेगा। लॉकडाउन से जो है परेशानियाँ ज़्यादा बढ़ जाएँगी। एक मैं कल एक विशेषज्ञ की बात पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि इतने लोग कोरोना से नहीं मरेंगे जितने कि इस लॉकडाउन की वजह से भुखमरी से और चीज़ों से मर जाएँगे। आप किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को? देखिए लंबे समय तक लॉकडाउन रहता है तो उसके रिperकशंस तो सामने आएँगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हुँ, लॉकडाउन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक चेन है जो आपस में कॉन्टैक्ट हुँ, होने से आती है। ये बीमारी, ये बिल्कुल। संक्रमण का एक चेन एक दूसरे से लग जाता है। लॉकडाउन के बाद उस चेन को तोड़ने का एक प्रयास है, जिसमें पूरे हुँ, देश के लोगों ने मदद की है, और मैं समझता हूँ बुरे से बुरे हालात के अंदर यही एक सबसे पहला इलाज था, क्योंकि इसका आज तक कोई इलाज नहीं है। प्रिवेंशन इज़ द ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, और जो हुँ, प्रिवेंशन हमने दी उसी से हम बच सकते हैं, और वो है लॉकडाउन। हुँ। बचाव नहीं अच्छा, बचाव। बिल्कुल, अगर आपके पास सूचना आई हो तो आपका ग्रीन ज़ोन है महेंद्रगढ़, किस तरीके की छूट वहाँ पर दी जाएँगी? क्या कुछ दुकानें, उद्योग किस तरीके से अब शुरू हो पाएँगे? कुछ जानकारी मिली? अभी उन्होंने कहा है जो होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस आई हैं उसमें ये कहा है कि वहाँ बसें भी चलेंगी,
और बस में सवारी यानी एक बस की कैपेसिटी 50 की है तो 50% यानी 25 सवारी उसके अंदर बैठ करके चलेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि विद इन डिस्ट्रिक्ट हमें बहुत जल्दी बसों की तैयारी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई मुसीबत नहीं है, बहुत लंबा हरियाणा का एरिया भी नहीं है कि आप बस में 25 भी चले। मैं कहता हूँ एक आदमी भी गलती से संक्रमित हो जाता है तो वो 25 आदमियों के जोखिम के ऊपर काम आता है। अभी देखने के लिए आप देखा होगा पीछे जो बसें आई हैं जहाँ से दूसरी जगह से लोगों को लेके आए हैं, उनमें एक आदमी संक्रमित था तो उसने उतरते हुए वक्त भी देखा होगा 2-4-5 को तो पीड़ित कर ही दिया। तो मैं समझता हूँ इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। एकदम से खोलने से क्या है, लोगों में एक भीड़ उमड़ करके आएगी और उसमें से इस बात का आगे फैलाव ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। तो हमें फेजेस में और धीरे धीरे स्टैगर्ड तरीके से उसको खोलना चाहिए ताकि ये बात आगे ना बढ़े, और सोशल डिस्टेंसिंग को और मास्क को उसी तरह से अब भी यूज करना चाहिए, सैनिटाइजर का प्रयोग भी उसी तरह से करना चाहिए ताकि इस महामारी से हम बच सकें। अच्छा, एक और चीज जानना चाह रहा था, श्रमिक स्पेशल जो है ट्रेन चलाने की बात कही है, मजदूरों को दूर से लेके आया जाएगा, प्रवासी मजदूरों को, उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की गई है। महेंद्रगढ़ में कितने के प्रवासी मजदूर हैं और क्या कुछ उनको लेकर व्यवस्था की गई है या वहां पर मजदूर हैं ही नहीं? नहीं नहीं, हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा मजदूर नहीं है। हमारे यहाँ पर या तो थोड़े बहुत कंस्ट्रक्शन के मजदूर हैं या फसल की कटाई वाले थे। तो फसल की कटाई का ताल्लुक काम हो चुका है। अब जो लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे उसके अंदर जो मजदूर हैं वो बहुत बड़ी संख्या नहीं है हमारे यहाँ। ये समस्या हमारे यहाँ पर नहीं है। नहीं हमारे यहाँ पर कोई उद्योग है जिसमें हम ये कहें कि उद्योग के लिए किसी की जरूरत है। तो हम इस बात से ही आज ग्रीन जोन में है कि हमारे यहाँ ज्यादा कृषि पर आधारित मजदूरी है, और वो ऑलरेडी या तो पहले लोग आए हुए थे, उन्हीं लोगों ने काम किया है, या अभी जो हैं वो लोग अपना काम चला रहे हैं। हमारे यहाँ ज्यादा आदान प्रदान माइग्रेशन का सिस्टम नहीं। एक अगर मैं आपसे आपका कमेंट चाहूंगा, मुख्यमंत्री कोविड 19 जो फंड बनाया गया है उसके लिए मुख्यमंत्री की तरफ से पैसे मांगे गए थे। स्टूडेंट्स को बोला गया था कि आप अपनी इच्छा अनुसार 5 रुपए प्रति स्टूडेंट, और किसान को बोला गया कि प्रति क्विंटल 5 केजी जो है अनाज दीजिए। ये इसको किस तरीके से देखते हैं, ये जो पैसे का जो फंड शुरू किया गया और फिर ऐसे पैसे मांगना किसानों से, स्टूडेंट से, जबकि एक डिजास्टर मैनेजमेंट फंड मुख्यमंत्री के पास भी होता है, प्रधानमंत्री के पास भी होता है, हर देश में होता है। देखिए, राहत सहायता कोष हमेशा रहता है जो सीएम और पीएम के डिस्क्रिप्शन पे होता है। मैं समझता हूँ लोग इस बात के लिए सहर्ष तैयार हैं कि जितना कंट्रीब्यूशन वो दे सके वो दे देंगे, और वो देने के लिए तैयार भी हैं। एम्प्लॉयज के लिए भी मान लिया अगर कहा जाए तो वो भी तैयार है इस बात के लिए। और जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने या तो स्वेच्छा से अपना मंथली जितने रिम्यूनरेशन मिलते हैं उनको देने के लिए तैयारी की है, या उनको कह दिया गया कि 30% आपको कटौती करके, तो किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। अगर ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही है तो ये मैं नहीं समझता कि किस संदर्भ में कही गई है। ये छोटी छोटी कलेक्शन करने की बजाय आप उसको जिस तरह से भी आपने आज तक इस बात का संदर्भ लिया है, इंटरनेशनल फंड तक, IMF से और WHO से भी आपके पास फंड्स आते हैं, सरकार के केंद्र से भी फंड्स आते हैं, उन फंड्स को लेकर के गरीब आदमी तक पहुंचाने का ज्यादा अच्छा प्रयास रहता, बजाय कि आम आदमी से इस बात को। उसमें बहुत छोटा तो आपका कलेक्शन होगा और उससे मैं समझता हूँ कोई बहुत बड़ा हल होने वाला नहीं। एक कोरोना है, इतनी बड़ी महामारी है, पूरे विश्व में इसका असर हुआ है, बुरा असर हुआ है। आप किस तरीके से देखते हैं, कोरोना अगर खत्म होता है कुछ दिन बाद, किस तरीके का माहौल रहेगा, कैसे प्रदेश के हालात रहेंगे, कितना बदलाव जो है वो आएगा, कैसे देखते हैं आप कोरोना के साइड इफेक्ट? ये मैं एक बात कह सकता हूँ कि जैसे कहावत है कि एवरी डार्क क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग। ये जो कोरोना है एक महामारी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लाखों लोगों की जान जा रही है, आज भी लाखों लोग इस बात से पीड़ित हैं। लेकिन जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल आता है, हिंदुस्तानी आदमी कमेरा है, और सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर आज कहीं युवा शक्ति कहीं है तो हिंदुस्तान में है। चाइना से ये वायरस चला है, लोगों की सोच ये है कि चाइनीज वायरस की वजह से अब लोग नहीं चाहते कि भाई इस तरह से दोबारा चाइना के अंदर उस तरह की गतिविधियां रह पाएंगी जितनी की पहले रही हैं। तो बहुत से लोग वहां से माइग्रेट करने की भी सोचेंगे, इंडस्ट्रीज को शिफ्ट करने की बात सोचेंगे। तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसा मौका है कि भारत सबसे नजदीक है, सबसे ज्यादा मतलब यूथ पावर है यहाँ पर, सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर के अंदर लोग काम करने वाले हैं। अगर वो इंडस्ट्रीज इधर डाइवर्ट हो जाती हैं, आदि भी हो जाती हैं, तो मैं समझता हूँ हमारी इकोनॉमी कई गुना बढ़ सकती है। लेकिन उसके लिए सरकार को बहुत बड़ी व्यवस्थाएं देनी पड़ेगी, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा, और बहुत सी सहायता करनी पड़ेगी उनकी, ताकि उन लोगों को लगे कि हम लोग वहां जाके अपना
धन लगाएंगे, एफडीआई देंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, तो एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हमारी रहनी चाहिए, जो हमारी रहनी चाहिए। ये एक क्रेडिबिलिटी भारतवर्ष को देनी चाहिए, जिससे कि अभी कल रघुराम राजन जी के साथ में राहुल गांधी जी का इंटरव्यू आया था और उन्होंने भी बहुत सारे सुझाव दिए। तो अच्छे बढ़िया जो फाइनेंस और इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, उनसे सलाह लेनी चाहिए। औद्योगिक स्थापना में जो लोग कारगर रहे हैं, उनसे सलाह लेनी चाहिए और इस देश को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए सबने मिलकर के प्रयास करना चाहिए। पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके भी अच्छे जो ज्ञानी लोग हैं, उनके अनुभव का फायदा हमको लेना चाहिए। अच्छा, आपको नहीं लगता जो काम राहुल गांधी ने किया है, पूर्व गवर्नर से बात की आरबीआई के रघुराम राजन जी से, वो सरकार को करना चाहिए था? देखो, सरकार के पास बहुत सारे रिसोर्सेज है। रघुराम राजन के अलावा भी अगर उनके पास कोई और ज्यादा योग्य व्यक्ति भी लगता है उनको है, तो उनको इसकी सलाह लेनी। जैसे उन्होंने कैप्टन अमरिंदर जी ने, मोंटेक सिंह जी जो एक अनुभवी आदमी है, जिन्होंने 2008 की मंदी के अंदर दुनिया में जब मंदी छा रही थी तो भी मनमोहन सिंह जी, प्रणब मुखर्जी और मोंटेक सिंह जी ने अपने दिमाग से काम लेकर के हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाया था। तो ऐसे लोगों को अनुभव का फायदा लेना, मैं समझता हूँ कोई गलत नहीं है, उनको लेना चाहिए कि जिस आदमी का अनुभव है उस अनुभव का फायदा देश को मिलना चाहिए। जरूर उनको ऐसी टीम का गठन करना चाहिए जो लोग देश के फाइनेंस व्यवस्था को सुधारने में हमारी मदद कर सकें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजदान सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमें कीमती वक्त दिया। धन्यवाद। देवेंद्र भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू। धन्यवाद सर। तो आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, हाथ धोते रहिए, इस महामारी से छुटकारा हमें जरूर मिलेगा। नमस्कार।